चलें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। बेटा आज जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे जो है आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग ब्रीद करते हैं। ब्रीद का मतलब वेंटिलेशन, ब्रीद का मतलब वेंटिलेशन, यानी कि कैसे हम हवा को या ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कैसे जो हमारे लंग्स में हवा है, यानी कि जो फाउल एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एयर है, उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं। तो बेटा ये जो है ब्रीदिंग हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग हमारा बेटा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज आल्सो नोन एज इंस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन इज आल्सो नोन एज एक्सपिरेशन। एक्सहेलेशन एक्सपिरेशन एंड इनहेलेशन इंस्पिरेशन। जैसा कि बेटा मैंने कहा कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप, ब्रीदिंग 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। क्या? ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व रिन्यूअल ऑफ एयर। ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर, उसका रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल का मतलब नया गैस अंदर आता है और अंदर जो पुराना गैस है वो बाहर जाता है। तो नया पुराना गैस नया पुराना नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं कि रिन्यूअल को लेकर मैंने कहा कि रिन्यूअल का मतलब होता है नयापन करना, नया करना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि पतझड़ के मौसम में ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन क्या होता है, हमारे पेड़ से नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं और पुरानी पत्तियों की जगह पर नई पत्तियां आ जाती हैं। तो क्या हुआ? प्लांट में क्या हुआ? ये रिनोवेशन हुआ, रिन्यूअल हुआ। किसका? लीव्स का रिन्यूअल हुआ। लंग्स में हमारा किसका रिन्यूअल हो रहा है? हमारे लंग्स में एयर का रिन्यूअल हो रहा है। किसका रिन्यूअल हो रहा है? एयर का रिन्यूअल हो रहा है बेटा। ठीक है, देखिए, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन है, सॉरी जो वेंटिलेशन है, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या? ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर, जब हम फ्रेश एयर अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर जब हम अंदर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है इंस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? इंस्पिरेशन कहा जाता है बेटा। इंस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज इनहेलेशन। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी बोलते हैं बेटा। एंड एक्सचेंज ऑफ या एक्सहेलिंग आउट एयर, एक्सहेलिंग आउट एयर, यानी किसको, कैसा एयर हम एक्सहेल करते हैं? ऐसा एयर जो कि कार्बन से, जिसमें कार्बन मिला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। इसमें क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए गैस को बेटा, एयर को हम फाउल एयर भी बोलते हैं। क्या? फाउल एयर भी बोलते हैं। खराब हवा, ठीक है, खराब हवा। तो देखते हैं क्या होता है। लंग्स आर इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स क्या है? लंग्स हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देयर आर 2 लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। एक लेफ्ट लंग कहलाता है और एक राइट लंग कहलाता है। 2 लंग्स, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग्स। 2 लंग्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थोरैसिक कैविटी क्या है बेटा? ये जो हमारा चेस्ट है, यहाँ पे देखिए तो हमारे रिब्स दिखाई पड़ती हैं, हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं जो कि बोनी होती हैं
और कार्टिलेजिनस होती हैं। कार्टिलेजिनस और बोनी में क्या अंतर होता है बेटा? जो बोनी हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो क्या होती हैं? टफ होती हैं, वो लचीली नहीं होती हैं, उनको आप झुका नहीं सकते हो, झुकाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो कार्टिलेजिनस बोन होती है वो इलास्टिक होती है ना, वो झुक सकती है। जैसे कि देखिए, ये हमारे नाक की जो हड्डियां हैं ये बोनी हैं, ये कार्टिलेजिनस है, सॉरी ये कार्टिलेजिनस हैं। ये हमारे जो एयर पिन्ना है, ये कान, ये देखिए, ये यहाँ पे जो बोन है वो कार्टिलेजिनस बोन है। इसको आप कैसा भी करके इसको आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो कार्टिलेजिनस बोन होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। तो जो हमारा रिब्स है ये बोनी भी है और कार्टिलेजिनस भी है। अब देखिए, लंग्स आर इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, दे कैन बी कंपेयर टू रबर बैलून। अपने लंग्स को हम रबर के बैलून्स की तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। वैसे जो हमारा लंग्स होता है बेटा वो स्पंजी होता है। कैसा होता है? लंग्स हमारा स्पंजी होता है, स्पंज की तरह होता है। जैसे सोख्ता, स्पंज मीन सोख्ता, सोख्ते की तरह होता है ना। सोख्ते को दबाओ तो दब जाता है और फिर सोख्ते से हवा निकलता है। लेकिन जैसे सोख्ते को छोड़ोगे फिर क्या हो जाएगा? सोख्ता अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे हमारा लंग्स है, स्पंजी है, बैलून लाइक है, ठीक है। बैलून लाइक रबर बैलून्स, दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सपेंड ऑन देयर ओन। मतलब कि वो अपने आप से फैल या सिकुड़ नहीं सकते हैं। भाई स्पंज को आप ला के रख दीजिए, कहिए कि इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, अपने आप करेगा? नहीं, उसको कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए हमें अपने हाथ से दबाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम अपना हाथ छोड़ेंगे वो रिलैक्स पोजीशन में आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सेकेंडली, लंग्स आर क्लोजली फिटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये देखिए, थोरेसिक कैविटी आ गई ना। तो थोरेसिक कैविटी क्या है? जो हमारा ये रिब्स है बेटा ना, ये इधर भी है और बैक साइड में भी है। तो ये थोरेसिक कैविटी हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक स्टर्नम, जो हमारा ये आगे वाला पार्ट है, आगे देखिए ये यहां से लेकर और नीचे यहां तक एक हड्डी है, एक बोन है। जैसे यूं, ये ठीक, ये बोन हमारा है, ये स्टर्नम है। इसके बाद क्या होता है? ये इधर अभी दिखा रहे हैं आपको डायग्राम से, ये ऐसे हमारी ये रिब्स होती हैं, ये हमारी ऐसे रिब्स होती हैं। 12 पेयर रिब्स होती हैं बेटा। कितनी? 12 पेयर रिब्स होती हैं। तो इधर तो ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट हमारा है, ये हमारे सामने वाली हड्डी है, ये यहाँ की हड्डी जो है, इसको बेटा कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, क्या है ये रिब्स हैं। ये पीछे जुड़ी होती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, या जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, ठीक है, ये बैक साइड में ऐसे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। ये ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। तो जब आगे और पीछे जुड़ गई तो क्या हो गया? बीच में एक जगह हो गया, एक स्पेस हो गया। उसी स्पेस को बेटा कहा जाता है क्या? रिब केज। क्या कहा जाता है? उसी स्पेस को कहा जाता है थोरेसिक कैविटी या रिब केज, या कहा जाता है बेटा रिब केज। रिब केज, थोरेसिक कैविटी कहिए या रिब केज कहिए, ठीक है बेटा। इसी रिब केज के अंदर, इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा दोनों लंग्स और हार्ट पाया जाता है ना। यानी कि लंग्स आर लाइज या लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स हमारा स्थित होता है, विच इज एयर टाइट। ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी एयर टाइट है, ठीक है। देयरफॉर लंग्स expand or contract with the expansion or contraction of thoracic cavity brought about by the respiratory movement of rib cage and diaphragm।
तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, कैसे फैलता और कैसे सिकुड़ता है। देखिए ये जो थोरैसिक कैविटी है, इसी थोरैसिक कैविटी की वजह से ही जब थोरैसिक कैविटी के ऊपर प्रेशर लगता है, जब थोरैसिक कैविटी आगे पीछे होती है, तो हमारा लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है हमारा, वो टोटली डिपेंड है किस पे, रिब्स पे। किस पे डिपेंड है, रिब्स। और साथ साथ एक मस्कुलर फ्लैट स्ट्रक्चर, डॉम, पहले तो डॉम साइट होता है, लेकिन मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो है फ्लैप, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। यानी कि रिब्स और डायफ्राम ये दोनों मिल करके ब्रीदिंग को कंप्लीट कराते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को कंप्लीट करते हैं। इट जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। क्या होता है कि मैंने अभी नाम लिया था कि हमारी जो रिब्स हैं 12 पेयर रिब्स होती हैं। कितनी, 12 पेयर रिब्स होती हैं बेटा, 12 पेयर रिब्स होती हैं। 12 पेयर रिब्स के बीच में 11 पेयर, 12 पेयर रिब्स के बीच में 11 पेयर मसल्स होती हैं, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। और यही मसल्स हमारे रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में, फैलाने और सिकोड़ने में मदद करती हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स ये अटैच टू द रिब्स एंड रेडियल मसल्स ऑफ द डायफ्राम। रिब्स से भी अटैच होती हैं और डायफ्राम से भी अटैच होती हैं। ये जो इंटरकोस्टल मसल है बेटा, इंटरकोस्टल मसल, क्या, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल ये क्या करता है, ये दो तरह का होता है बेटा। एक होता है, ये दो तरह का होता है इंटरकोस्टल मसल। एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, देखिए ये हमारा डायग्राम है जो कि हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बता रहा है। आपको देखिए मैंने बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड में, कहाँ पे, बैक साइड में हमारे ये वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे जुड़ा होता है रिब्स। और ये आगे की तरह ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम से आगे की तरफ स्टर्नम से जो जुड़ा होता है और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। ये डायग्राम हमको दिखाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, कैसे इनहेलेशन और कैसे एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, अभी मैं आपको जो डायग्राम बनाया था बेटा, क्या बनाया था, ये देखो, ये आपको ऐसे हमने एक डायग्राम बनाया था, रफली डायग्राम। ये देखिए, ये रिब्स हैं, ऐसे 12 पेयर रिब्स होती हैं। कितनी, 12 पेयर रिब्स होती हैं बेटा। इन 12 पेयर रिब्स के बीच में ऐसे हर एक रिब्स के बीच में, जितनी भी रिब्स हैं उन हर एक रिब्स के बीच में क्या होता है, ये दो टाइप की मसल्स होती हैं। एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा होता है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यही दोनों मसल्स रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है बेटा, यानी इन मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। ये देखिए क्या होता है कि आइए अब देखते हैं हम कि कैसे इनहेल
यानी इनहेलेशन और कैसे एक्सहेलेशन होता है। देखिए बेटा होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जैसे जब हम अंदर की सांस लेते हैं तो ये क्या हुआ, ये हुआ इनहेलेशन। क्या हुआ, ये हुआ इनहेलेशन। अंदर हमने सांस को लिया। तो जब हमने सांस को अंदर लिया तो देखिए कि हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या बदलाव आता है, क्या चेंजेज आते हैं। देखिए जब हम सांस को लेते हैं, देखिए तो क्या हुआ, सांस जब हमने लिया तो हमारी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। क्या आ रही हैं, जो हमारी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। एक बार फिर से देखिए, बाहर आया ना रिब्स जब बाहर आया तो देखिए तो हमारा जो नीचे एब्डोमेन है वो अंदर की तरफ जाता है। कैसे होता है देख लीजिए जरा। देखिए ये यहां पे बेटा एक फ्लैट ऐसे थोड़ा हल्का डाउन शेप हमारा ये डायफ्राम होता है। क्या होता है, ये बेटा हमारा डायफ्राम है। ठीक है, मैंने बताया ना मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का फ्लैप होता है। डायफ्राम है, जस्ट रिबकेज के नीचे होता है। यहाँ पे भी ऐसे जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होगा वो ऐसे जुड़ा होगा ऐसे। ठीक है, तो जब हमने इनहेल किया, जब हमने सांस को अंदर लिया तो क्या हुआ, रिब्स बाहर आई, रिब्स हमारा बाहर आया और डायफ्राम क्या हो गया, ये डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाएगा। तो देखिए इतना स्पेस बढ़ा रिबकेज के अंदर, इतना स्पेस बढ़ा, और जब हमारी रिब्स बाहर आई तो भी स्पेस हुआ। यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है कि द रिब्स कम आउट। क्या होता है, रिब कम्स आउटवर्ड एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट। डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और रिब्स बाहर आ जाती हैं। तब क्या होता है, तब होता है, तब जो रिबकेज है, क्या है बेटा, जो रिबकेज है, रिबकेज के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या होता है, जब देखिए इनहेलेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड। कैसे थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है बेटा, वो थोरेसिक कैविटी को जब नीचे से खींचता है तो थोरेसिक कैविटी बाहर की तरफ जाती है। इंटरकोस्टल मसल विच पुल्स द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड। जो रिब्स को क्या करता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ खींचता है। खोल दो, ऊपर की तरफ खींचता है और रिब्स बाहर आ जाता है। और क्या होता है, एंड फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ खींचता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम काज फ्लैटनिंग ऑफ डोम शेप डायफ्राम। क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब रिब्स बाहर आती हैं डायफ्राम फ्लैट होता है। पहले क्या होता है, पहले यूं होता है, डोम शेप होता है, लेकिन जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है ना। तो जब फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, रिबकेज के अंदर की जो वॉल्यूम है, क्या होता है, दस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स एक्सपैंड एंड एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज। क्या होता है कि जब थोरेसिक कैविटी के अंदर स्पेस ज़्यादा हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया।
और जब प्रेशर कम हुआ तो लंग्स फूल गया, लंग्स फैल गया, और लंग्स जब फैल गया तो बाहर से हवा अंदर इंटर कर गया, बाहर से हवा अंदर की तरफ चला आया, यानी कि जो फ्रेश एयर है वो हमारे लंग्स में चला आया, और लंग्स में हमारे एल्वियोलाइज हैं, उन सभी एल्वियोलाइज में फ्रेश एयर भर जाता है। और क्या होता है, द फ्रेश एयर फ्रॉम एयर पैसेज इज सक्ड इनटू द लंग्स फिल्स द एल्वियोलाई। जो हमारा एयर पैसेज है, जो हमारा नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज और ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, नेजल पैसेज, ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होता हुआ फ्रेश एयर हमारे लंग्स में आ जाता है, और लंग्स में बहुत सारे अंगूर के गुच्छे की तरह एल्वियोलाइज पाए जाते हैं, और उसी एल्वियोलाइज में फ्रेश एयर भर जाता है, और इस तरह से हमारा इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कंप्लीट होता है। बेटा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे क्या होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में बेटा क्या होता है, इनहेलेशन में जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो हमारा रिब बाहर आ जाता है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। किसकी वजह से, इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स के बीच में पाए जा रहे हैं। जब रिब्स बाहर आती हैं, डायफ्राम फ्लैट होता है, तो रिबकेज के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर कम हो जाता है, और लंग्स हमारा फैल जाता है, फूल जाता है, और बाहर से फ्रेश एयर अंदर लंग्स में आ जाता है। ये इनहेलेशन हुआ। एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा, एक्सहेलेशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जब इंटरकोस्टल मसल्स पुल्ड होती हैं, खिंचती हैं, तो यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो क्या होता है, तो जो रिब्स हमारा आउटवर्ड की तरफ गया था, बाहर की तरफ आया था, देखिए जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हमने सांस छोड़ा तो क्या हुआ, ये हमारा जो रिब्स है वो अंदर की तरफ आया। कहाँ आया, हमारा रिब्स अंदर की तरफ आया, और क्या हुआ, और जो हमारा डायफ्राम था पहले जो ऐसे हो गया था वो फिर से अब अंदर की तरफ चला गया, है ना। तो अंदर की तरफ चला गया तो क्या, जब कोई चीज अंदर की तरफ करोगे तो क्या होगा, अंदर का स्पेस लेगा। तो जब डायफ्राम अंदर गया यानी डोम शेप हुआ, फिर से ऐसे बना, तो और रिब्स भी अंदर की तरफ गई, तो जो थोरेसिक कैविटी है, जो रिबकेज है, रिबकेज के अंदर का स्पेस यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और फिर से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, फिर से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और लंग्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो लंग्स के अंदर जो फाउल एयर है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर के बाहर आ जाता है। देख लेते हैं हम इनहेलेशन, सॉरी एक्सहेलेशन और देखिए क्या है बेटा, एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, जिससे कि देखिए अभी भी रेड ही आ रहा है। देखिए बेटा एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। एक्सहेलेशन मैंने बताया क्या, द कमिंग आउट ऑफ द फाउल एयर फ्रॉम द लंग्स टू आउट, यानी बाहर, लंग्स से फाउल एयर का बाहर आना एक्सहेलेशन कहलाता है। मैंने मैकेनिज्म एक बार आपको समझा दिया है, देख लीजिए इसे। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, बताया मैंने ना कि एक्सहेलेशन के दौरान या एक्सपिरेशन के दौरान जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है।
क्यों डिक्रीज होता है? बाय द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, बाय द सब गया, अंडो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। क्या होगा कि बाय द, जब रिब्स अंदर जाएंगी, जो हमारा डायफ्राम है वो डोम शेप होगा, तो रिब केज का अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर जब लंग्स के ऊपर पड़ेगा तो फाउल एयर बाहर आ जाएगा। ये जो है आपका एक्सहेलेशन दिखा रहा है। ठीक है बेटा? चलो ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग रहा। ठीक है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दैट्स ऑल।